सो फोर्स में लॉज ऑफ मोशन में प्रीवियस लेक्चर अगर हम देखें सो हमने पुलिस के बारे में डिस्कस कर लिया था। पुलिस में टेंशन और एक्सेलरेशन ये दोनों चीज़ें डिस्कस करनी थी, प्लस थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया था सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, तो वो भी हमने उसे यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। आज हम प्रॉपर डिटेल में लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करने वाले। मैंने बताया कि लॉज ऑफ मोशन में हम साथ में एक स्पेशल फोर्स है जो फ्रिक्शन है, उसको भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो फ्रिक्शन से पहले एक हम टर्म डिस्कस करते हैं, दैट इज इनक्लाइंड प्लेन। ठीक है, सो फ्रिक्शन से पहले हमें एक और पॉइंट डिस्कस करना है। जैसे हमने पुली डिस्कस कर लिया, पुली में किसी को कोई डाउट था? पुली समझ में आ गया था, टेंशन निकालना और एक्सेलरेशन निकालना। अभी हम देखेंगे एक नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट इज इंक्लाइंड वेज। ओके, इंक्लाइंड वेज क्या होता है? बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्ट है, बट वर्किंग के केस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब एक ऐसा इंक्लाइंड वुडन बॉक्स या कुछ भी टाइप का हो सकता है जो कि इस टाइप में इंक्लाइंड है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है, सपोज सपोज आप इस साइट पे हो, ठीक है, और आपको यहाँ पे ये वाला एक बॉक्स है, लेट्स से ये 100 kg का है। ठीक है, 10 kg तो बहुत कम हो गया, 10 kg तो उठा के रख देंगे हम। सपोज 100 kg का है और ये बॉक्स मुझे इस साइड तक उठा के पिक करके रखना है। ठीक है, तो ये टास्क काफ़ी हार्ड होगा। ये टास्क हार्ड है कि नहीं? एक 100 kg को बॉक्स को ऐसे हाइट पे लेके जाना। डन? अच्छा, लेकिन अब इसी सेटअप को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और यहाँ पर मैंने एक लगा दिया इंक्लाइंड वेज। ठीक है, ये एक इंक्लाइंड वेज हो गया। कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है, ये वुडन हो सकता है, मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट मस्ट बी जस्ट इंक्लाइंड। इंक्लाइंड हो गया। अभी कम इंक्लाइंड है, थोड़ा अच्छा इंक्लाइंड कर देंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। ये इंक्लाइंड है। अभी अगर मुझे इस बॉक्स को इस इंक्लाइन पे ऐसे पुश करना पड़े, तो चांसेस है ना कि ये काम अभी आराम से हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये टास्क कैसा है? रिलेटिवली। इजी। तो आप लोग को ये समझ में है वेज का काम क्या होने वाला है? हमारे फोर्स को यस जो सर। हमें अपवर्ड ले जाना है, उस फोर्स को इजी कर देता है कभी भी अपवर्ड मोशन के लिए। ठीक है, तो वेज को डिस्कस कैसे करते हैं, क्यों इजी कर देता है? आपको पता चलेगा क्यों इजी कर देता है। रीजन ये है, जब आप इसे उठा रहे थे तो आपको अपोज कितना हो रहा था? जब आप लिफ्टिंग फोर्स लगा रहे थे तो अपोज कितना हो रहा था? वेट का, mg का, 1000 न्यूटन। 100 into 1000 10। न्यूटन का। ओके, तो ये अपोज हो रहा था, बहुत ही ज्यादा था ये अपोज। 100 इंटू 10 करके था, 1000 न्यूटन का अपोज था। 1000 न्यूटन। न्यूटन का अपोज था। लेकिन यार इस केस में पक्का, जब हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, ये जो मूविंग फोर्स है हमारा, मूविंग फोर्स है, और ये जो अपोज होने वाला है, ये पक्का अपोज इस बार थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। तो इसको मैं एक सेपरेट फिगर के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि अपोज क्या रहेगा। जस्ट होल्ड। ओके, तो अभी मैं क्या डिस्कस करना चाहता था कि हमारा जो अपोजिंग फोर्स है वो किस तरीके से देखो एक्ट करेगा। ये हमारा मूविंग फोर्स है, ठीक है, ये हमारा मूविंग है। अपोजिंग कहाँ लगेगा? इसी प्लेन में तो लगेगा ना, तो ये अपोजिंग है। अच्छा,
पहले अपोजिंग क्या था, mg जितना था। अभी आपको पता है ना mg हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड। 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 तो क्या अब अपोज करने वाला mg है क्या, नहीं। नो सर। नो। mg का क्या है, याद है बताया था, कंपोनेंट। वेरी गुड। तो इसका मतलब अभी जो अपोजिंग फोर्स होगा वो mg नहीं होगा, वो क्या होगा, mg का कंपोनेंट। तो जो कंपोनेंट। अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स that is not equal to mg, it is a component of g। अच्छा, कौन सा कंपोनेंट है, उसके लिए हमें एंगल चाहिए। तो हमें इसका ये जो है इंक्लाइंड वेज है, इसका इंक्लिनेशन एंगल दिया होता है हमेशा। तो ये वेज है, इस थीटा को क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन एंगल। ओके। ओके, तो ये इंक्लिनेशन एंगल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी हमें इंक्लिनेशन एंगल दे देगा थीटा। अब यार हमें तो एंगल यहाँ वाले चाहिए होते हैं, तो थोड़ी सी साइड मैथ लगाते हैं, ठीक है। देखिएगा आप लोग, मैं मैथ यहाँ पे थोड़ी सी मैथ को एलेबरेट करता हूँ। आप इस फिगर में देखिए जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर ये जो एंगल, एक ट्रायंगल में ये थीटा है, तो आपको पता है कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना है, 90 है। तो ये 90 डिग्री। 90 माइनस थीटा, क्योंकि ऑल एंगल्स क्या होने चाहिए, 180। 180 होना चाहिए। तो थीटा प्लस मान लेते हैं ये एंगल है एक्स, सो थीटा प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 90। 90। 90। अच्छा चलो ये एक्स है, तो इसको मैं मान लेता हूँ वाई, और एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 180 180। 90 प्लस वाई 90। 90 90 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे y फाइंड करना है, तो y फाइंड करने के लिए देखो x की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख सकते हैं ना। यस यस सर। सर। यहाँ पे मैं थोड़ा एक लाइन इरेज करके लिखता हूँ, x will become 90 minus theta, and we already know that x plus y is 90 degree. So if I keep this 90 minus theta instead of x, 90 minus theta plus y is equal to 90। तो देखो ये 90 90 क्या होने वाले हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और y इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा। थीटा। ये था, थीटा के टर्म्स में ही तो हमें आंसर चाहिए था, मतलब y कितना हो गया, थीटा। थीटा। मतलब मैं फिगर फिर से बना देता हूँ, फिगर बनाने में कोई टेंशन तो है नहीं यार मुझे। ये मैंने फिगर बनाया, मैंने कहा देखो यार ये mg लग रहा है, बट mg के साथ ये जो लाइन है ये बना रही है थीटा, तो इसका मतलब ये वाली लाइन कितना फोर्स कैरी करेगी, बताएं, अलोंग द इंक्लाइन फोर्स कितना होगा। अगर थीटा इस एक्सिस से दिया है, तो mg cos थीटा किस में आएगा, F sin जिसमें थीटा गिवन है, तो इस वाले में F sin आएगा थीटा mg cos थीटा। cos cos थीटा, और थीटा। इसमें mg sin। अपोजिट में sin उधर थीटा। साइन थीटा। वेरी गुड। तो इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट अपोज करने वाला है हमें, mg। sin थीटा। बच्चों तो साइन थीटा। एग्जाम में आपको इतना सारा ये करने की जरूरत है क्या, नहीं, याद कर लो यार। इंक्लाइन प्लेन में ये mg के साथ एंगल ये थीटा होता है, तो यहाँ पे हमेशा क्या आता है, mg sin थीटा। sin थीटा। हाँ। अब जब ये वाला एंगल दिया हो, अगर एंगल विद वर्टिकल दिया होगा तो पक्का उल्टा आंसर आएगा। डन। तो मैं आप लोग को लर्न हाँ। करने की चीज बता देता हूँ, क्या, यहाँ पर कि कंपोनेंट्स कैसे करते हैं, कंपोनेंट्स कैसे करते हैं वो आप लोग को लर्न कर लेने हैं। क्या, इंक्लिनेशन एंगल इज गिवन, इंक्लिनेशन। सर मैं जरा लेट ज्वाइन हुआ, क्या आप बता सकते हैं हम क्या कर रहे हैं? हाँ, हम जो है एक वेज पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 1 मिनट बाद आपको समझ आ जाएगा। इंक्लिनेशन एंगल गिवन है जब, और जब एंगल विद वर्टिकल गिवन है, देखिए, तो दो एंगल, मतलब इस बार एंगल विद इंक्लिनेशन गिवन है, मतलब फिगर ऐसा है, ये वेज है, और कौन सा एंगल थीटा गिवन है, ये वाला थीटा गिवन है। तो अगर ये थीटा गिवन है तो आपको याद करना है, जो भी नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, Y is आपको equal to क्या याद करना है कि जो अलोंग द प्लेन फोर्स आने वाला है वो क्या आता है, mg
साइन sin थीटा theta, डन। और ये जो परपेंडिकुलर फोर्स आएगा ये आएगा mg cos theta, ठीक है। जब थीटा यहाँ से गिवन है, जब थीटा वर्टिकल से गिवन होगा तो थोड़ा सा उल्टा कर देना है, आपको समझ जाना है कि चीजें थोड़ी सी रिवर्स हो जाने वाली हैं। यूजुअली इंक्लिनेशन ही देता है, ये इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आप लोग को इनकेस याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये बन जाएगा mg वो बन जाएगा cos थीटा और ये बन जाएगा mg, sin sin थीटा। theta, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजें रिवर्स हो जाने वाली, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक। अब पर्पस क्या है, मैं ये क्यों समझाना चाह रहा था, आप लोग को तुरंत क्लियर हो जाएगा। कैसे, देख लेते हैं। ये समझ आया कि नहीं? पूरा चैप्टर, पूरा ये जो टॉपिक है इस पे ही बेस्ड है। ये क्या कि इंक्लिनेशन एंगल गिवन है या एंगल विद द वर्टिकल गिवन है, मैं हमेशा इंक्लिनेशन एंगल ही कंसिडर करके चलूंगा। तो पॉइंट ये था कि अब देखो mg sin थीटा रहेगा बैलेंस करने वाला फोर्स। तो अब हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सो लेट्स से ये एक वेज था और यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, लेट्स से वो 100 kg का है। सो 100 kg का एक बॉक्स है और यहाँ पर एक F फोर्स लगा रहा है। ये थीटा जो है 37 डिग्री है। सो क्वेश्चन है हमारा, ओके। तो आपको आंसर सेंड करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जस्ट सॉल्व करके रखें और हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है। अच्छा, नंबर वन, सर हमें एफ क्यों चाहिए होल्ड करने के लिए? पता है क्यों चाहिए? कि इफ वी डोंट अप्लाई एफ, सब लोग सुने, ये एक कॉन्सेप्ट है, इफ वी डू नॉट अप्लाई एफ, इफ वी डोंट अप्लाई एफ, अगर हम एफ अप्लाई नहीं करेंगे तो ये जो mg लगेगा इसमें, इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स है हमारा, इसमें जो लगेगा mg sin थीटा, ये इसको मूव करा देगा ना, हाँ क्योंकि mg तो लगेगा ही। तो mg sin थीटा विल स्लाइड इट डाउन, क्लियर? ये नीचे आ जाएगा बॉक्स, इसलिए हमें होल्ड करने के लिए एफ चाहिए। अगर एफ नहीं होता तो वो नीचे स्लाइड करके आ जाता खुद। तो अगर आपने देखा हो रियल में आप ऐसे बॉक्स रख दो कहीं इंक्लाइन प्लेन पे, क्या ऐसे हमेशा नीचे आ जाता है क्या? नहीं आता ना, बहुत टाइम ऐसे रखा रहता है। तो इसका मतलब कौन रोक रहा होगा उसको? नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ रोक सकता है यार? friction, फ्रिक्शन रोक के रखता है, फ्रिक्शन रोक के रखता है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन है, हम वहां पर ये सीखेंगे कि कितना फ्रिक्शन होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा। आपने देखा होगा ना, कई बार स्लाइड कर जाता है कोई बॉल या कुछ भी, और कई बार वो स्लाइड नहीं करता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ इनफ फ्रिक्शन। इनफ फ्रिक्शन होगा तो स्लाइड नहीं करेगा। दैट विल डिस्कस लेटर। अभी हम देखेंगे एफ का अमाउंट कितना होगा। सर विल इट बी 60 न्यूटन्स? 60 और 600? जी तो लगाना ही पड़ेगा ना। हाँ ओके, सो सिचुएशन होगी टू होल्ड इट, एफ कितना होना चाहिए? mg sin थीटा के जैसा होना चाहिए। सो m कितना है? 10 kg, जी कितना है? 10। sin 37 की वैल्यू बताएं। 3/5, 3/5। वेरी गुड। 37 स्मॉलर एंगल है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर 3 होगा, बेस 4 होगा और ये 5 होगा। सो sin थीटा होगा 3/5, so it will be 1000 into 3/5, so the answer should be 600 न्यूटन। हाँ क्लियर? सर, और वो सॉल्यूशंस टेस्ट व्हाट? 4 के
टेस्ट 4 के सॉल्यूशंस। ओके, मैं करता हूँ, आज करता हूँ, ठीक है, आपको लिंक पोस्ट करता हूँ ग्रुप पे। Yes, sir. ओके। फिर इसके बाद दूसरी क्या चीज़ थी? नॉर्मल रिएक्शन कितना नॉर्मल लगेगा? रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन बना लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे, तो इसे बैलेंस, किसको बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल। एक और फोर्स लगता है ना यहाँ पे, mg cos थीटा। तो नॉर्मल किसे बैलेंस कर रहा है? अच्छा, नॉर्मल ऐसे क्यों मैंने दिखाया? बिकॉज आई नो नॉर्मल हमेशा कहाँ पर लगता है? ये जो कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। सो कांटेक्ट इस बार ऐसा नहीं है, ऐसे बॉक्स नहीं रखा हुआ कांटेक्ट कि आप ऐसे लगा दो, नहीं, बॉक्स कैसे रखा है? इस तरीके से। सो कांटेक्ट ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला। समझ आया सबको? परपेंडिकुलर ऐसे क्यों होगा? Yes, Yes. sir. क्योंकि कांटेक्ट स्लैंट है। तो इसका मतलब ये होगा टू होल्ड इट, फोर्स इतना हुआ, एंड द नॉर्मल रिएक्शन सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg cos थीटा जितना। किसी को कोई डाउट? समझ आ गया ना सबको? Yes, sir. Yes. 10 इंटू cos 37 में डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ 4 4 बाई by 5. तो 800 न्यूटन का नॉर्मल 800. लगेगा। सो इसका मतलब याद है ना, नॉर्मल इज नॉट ऑलवेज mg। मैंने एक बार लाइन बताई थी कि कुछ लोग याद कर लेते हैं कि सर नॉर्मल तो mg ही होता है। नहीं, इंक्लाइन प्लेन के केस में mg cos थीटा होता है अगर Cos inclined theta. दिया है, और अगर वर्टिकल से एंगल दिया है तो तो sin theta होगा। होगा। वेरी गुड यार, वेरी गुड। पक्का ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया ना? Yes, Yes, sir. sir. एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे। Sure. ओके, तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है? इंक्लाइन प्लेन में तुरंत कंपोनेंट सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व करना है? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स। कहीं पे क्वेश्चन में नॉर्मल रिलेटेड पूछ रहा है क्या? No. No, cos थीटा का जरूरत है क्या? no. सिर्फ कौन सा चाहिए? mg sin Sin थीटा। theta. क्या होती है बेटा इस फोर्स की? Sir, क्या? डायरेक्शन इस फोर्स का? सर ये ऊपर। Upward. अपवर्ड। मार खाओगे यार तुम, ग्रेविटी अपवर्ड कहाँ लगने लग जाएगा? mg sin थीटा किस तरफ लगेगा? ऑलवेज Downward. डाउनवर्ड, ठीक है। सो डाउनवर्ड along the incline, डाउनवर्ड, बस ऐसे डायरेक्ट mg टाइप मत लगा देना, डाउनवर्ड along the incline। तो ये थोड़ा सा डायरेक्शन हमेशा याद रखना है। वैल्यू निकालते हैं 50 इंटू 10 इंटू, बताओ भाई, sin 53। 4 by 5. 4 by 5. वेरी गुड, 4/5। तो आंसर सबको समझ आया कितना आने वाला है? 400. Yes, sir. 400 Newton. अब सॉल्व करो।
अब बताओ वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, किस तरफ नीचे जाएगा? चला जाएगा। नीचे चला जाएगा। नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला फोर्स डोमिनेटिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, अभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हिंट हो गया है इनफ। हम ऐसे देखेंगे, अब पूरा नहीं बनाएंगे। हमें पता है कि ऐसा कुछ इंक्लाइन प्लेन है, ये बॉक्स रखा हुआ है, और मुझे पता है कि यार ये जो mg sin थीटा आ रहा है वो कितना है, वो 400 है। किस तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। बट उसमें ऊपर की तरफ हम एक फोर्स लगा रहे हैं, कितना? 200 न्यूटन। बड़ा किस तरफ एक्सेलरेट होने वाला है, इसका मतलब वो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। होगा। और कैसे निकालेंगे? एफ नेट इज इक्वल टू into और A तो नेट फोर्स कितना होगा? 400 डाउनवर्ड माइनस minus 200 200 इक्वल टू मास इज 50 इंटू 50 एक्सेलरेशन। into A। तो ए कितना आ जाएगा? 4 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। क्लियर? किसी को कोई डाउट? समझ आ गया क्या? यस सर। पक्का? यस सर। सर हाँ ओके सर। ओके गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप लोग को टेक्स्ट बॉक्स में आंसर करना है, मैं कोई हिंट नहीं दूंगा अब। ओके कोई मुझे बताओ, अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन? अगर सिस्टम है ऐसा कुछ भी, एफ नेट। एफ अपॉन एम। एम। ओके तो बताओ नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है? फ्रिक्शनलेस मतलब कोई ऊपर से खींचे नहीं रहा मतलब। हाँ फ्रिक्शन लेस है, मतलब कोई अपोज नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन हाँ वगैरह नहीं है जो रोकेगा उसको। तो इसका मतलब नेट फोर्स सिर्फ क्या है, नीचे की तरफ, mg ग्रेविटी। sin थीटा mg mg sin थीटा। sin थीटा। mg sin थीटा, और आई राइट कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी। सो कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी ओवर एम, इसका मतलब सर ये है आंसर 5√3 है। साइन थीटा, या सो mg sin थीटा ओवर m। सो अच्छी बात है कि अगर मैं m नहीं भी देता तब भी आप समझ जाते कि ऑलवेज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या आएगा, g sin थीटा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली केप्ट तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, g sin थीटा। इसका मतलब ये एक स्टार मार्क वाली बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर एक्सेलरेशन पता चला तो समझ गए ना, काइनेमेटिक्स भी पूछने लग जाएगा अब, कि नीचे पहुंचेगा तो स्पीड क्या होगी और बाकी सारी चीजें। सेटअप समझ आया? सो जी साइन थीटा रख देते हैं, 10 इंटू साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है सर ये 5 रूट into 3/4। यस। सो रूट रूट 3/2। आंसर हो जाएगा 5√3। समटाइम्स आपको 5√3 मिल सकता है, समटाइम्स आपको √3 की वैल्यू रखनी पड़ सकती है। ओके ये ऑप्शन में दिया है वैसे हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ वही, अगर ऑप्शन में से रूट वाला दिया है तो यही आंसर कर दो, ऑप्शन में अगर ऐसा पॉइंट में दिया है तो मल्टीप्लाई कर दो। डन। तो ये अच्छा ट्रिकी था, क्यों? क्योंकि अब इससे काइनेमेटिक्स रिलेट करके पूछेगा, तो हम वो भी देख लेते हैं।
काइनेमेटिक्स को रिलेट करने में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वो फॉर्मूले लगा सकते हैं ना। एग्जैक्टली हाँ, यही पर्पस है, क्योंकि एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट आ रहा है ना, वेरिएबल थोड़े ना है, ग्रेविटी का ही काम है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, डिस्टेंस चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये डिस्टेंस चेंज करके इसे 7.5 मीटर कर लेते हैं। ओके इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। सर 10 से भी इजी हो रहा था। नहीं, 10 से इजी नहीं हो रहा बेटा। हाँ मतलब चलेगा, एक सेकेंड, 10 से इजी नहीं, बट आंसर आप लोग को बेटर रहेगा। आप लोग 10 से ही ट्राई करें, रीज़न बीइंग आप लोग को एक बहुत ही अच्छा आंसर देखने को मिलेगा। सर मैंने आपको टाइम टेक्स्ट किया है। ओके, देख लेते हैं। नहीं, नॉट करेक्ट। बाकी लोग भी ट्राई करें। वेरी गुड, विनय चौगले, वेरी गुड। अदिति, नॉट करेक्ट। फर्स्ट आई नीड द टाइम, देन स्पीड। विनय चौगले, आई डोंट थिंक। यस सर। हाँ, आपका नाम विनय ही है या? सर मेरा यशराज है, पर मैं पापा के इससे लॉगिन हुआ हूँ। रीनेम कर लो यार अपने को, बेटर ओके रहता है। सर। या ओके, यशराज वेरी गुड, आंसर करेक्ट है आपका। टिल नाउ ओनली वन करेक्ट आंसर आई हैव गॉट। सिंपल है यार, इसका मतलब आप लोग काइनेमेटिक्स भूल गए हो। स्पीड भी टेक्स्ट किया है। या यशराज करेक्ट है।
ओके, टाइम आ जाना चाहिए था यार, प्रीवियस क्वेश्चन से सीखो। हमने क्या निकाला पहले? एक्सेलरेशन निकाला ना यार, तो एक्सेलरेशन निकालने के बाद इतना टफ क्या बचा यार, मुझे समझ नहीं आ रहा सर तुम। मैंने वैसे ही किया है। अरे बट अभी गलत है ना, आंसर गलत है, फिर से एक बार चेक करो। संस्कार नॉट करेक्ट। यार तुम लोग लिटरली बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हो। फ्रॉम योर आंसर्स आई कैन सी बहुत ही सिली मिस्टेक कर रहे हो। क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या? तो एक्सेलरेशन जी ले लोगे क्या? नो, नहीं, एक्सेलरेशन हम जी इंटू देखेंगे साइन कितना है। थीटा। यस, सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी इंटू साइन थीटा। सो 10 इंटू साइन 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। सो बेटा एक्सेलरेशन 5 है। अब 5 यूज करके सॉल्व करो ना। सर वैसे ही सॉल्व किया है और आंसर 2 आ रहा है। हाँ सर। अच्छा, यस आंसर सर, 2। 2 आ रहा है। ओके ओके, देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। सो हमें ए पता चल गया है, डन। अब हमें क्या यूज करनी चाहिए? यूजिंग सेकंड इक्वेशन। सो सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हमें डिस्टेंस दिए, टाइम चाहिए। सर हमें सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर लिखना होगा क्योंकि यू तो हाँ, 0 है ना। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, हाँ ठीक है। तो यू टी तो हमारा 0 है, यू तो 0 है। अभी सॉल्व कर लेते हैं। एस कितना गिवन है? 10 10। मीटर। हाफ इंटू जी कितना है? ओ सॉरी, ए कितना है? 5 5। इंटू टी स्क्वायर। ओके वेरी गुड, 2 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने 2 सेकेंड किया था, दैट्स गुड। ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5। 5। टी स्क्वायर विल बी 4 एंड टी विल बी 2। So t square will be 4 and t will become root of 4, that is 2 seconds. वेरी गुड यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 2 सेकेंड आंसर किया था, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। सो 2 सेकेंड्स हमारा यहाँ पे क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? स्पीड। सो फाइनल स्पीड, स्पीड। हाँ, हम क्या यूज कर सकते हैं? थर्ड इक्वेशन, हाँ। ठीक है। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन फॉर स्पीड, थर्ड इक्वेशन, देखो थर्ड इक्वेशन क्या था? सर वी 10 आ रहा स्क्वायर है क्या स्पीड? यू स्क्वायर, एक मिनट सॉल्व कर लेते हैं, 2as, ठीक है। सो यू स्क्वायर कितना है? 0। बाकी चीजें सॉल्व कर लेते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है? 5 इंटू एस कितना है? 10। क्लियर। सो वी स्क्वायर जब कितना आ 10 जाएगा? आता है सर। हाँ, वी स्क्वायर आ जाएगा 100। सो वी इज इक्वल टू है रूट ऑफ 100। सो रूट ऑफ सर 10। यस, इससे इजी हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करके भी कर सकते थे। कर सकते हैं, बट मान लो टाइम अच्छा सा नहीं आता, टाइम ऐसा √2 या √3 ऐसा कुछ आ जाता तब, तो बेटर है, कैसे भी कर सकते हैं। अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी कर सकते हो। हमें सिर्फ चलो 80 फाइंड करना था ना उधर। चलेगा चलेगा, हम यहाँ पर ये भी कर देता हूँ, ठीक है। जो आपको बेटर पड़े आप वो यूज कर सकते हो। सो हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी निकाल सकते थे। v इज इक्वल टू क्या आ जाता है? ए ऑलरेडी 5 था, t आ गया था 2। सो आंसर आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, इधर थर्ड इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन। अभी समझ आया काइनेमेटिक्स भी कैसे रिलेट कर सकते हैं इसमें, इंक्लाइन प्लेन में? Yes, sir. ओके वेरी गुड। अभी इंक्लाइन प्लेन में हम पुली लगाने का ट्राई करते हैं। अभी यहाँ तक पक्का सबको समझ आ गया ना? नेक्स्ट स्टेप चले। ओके गुड।
ओके, सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर मैंने फ्रिक्शन तो पढ़ाया नहीं है, आपने आप फ्रिक्शन कैसे पूछ लिया। तो इसमें फ्रिक्शन का कोई भी नॉलेज ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉमन सेंस से ही काम बन जाने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रिक्शन पूछा हुआ है आपसे। चले बताएं क्या आइडिया हो सकता है। कोई स्टूडेंट है जिसको एकदम आइडिया लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। सर मैं ट्राई करूँ। हाँ, एक्सप्लेन करें। सर ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, हाँ पर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो फ्रिक्शन भी mg sin थीटा ही होगा। ओके, सो यहाँ पे फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा mg साइन थीटा से। ठीक है, चले गुड। ठीक है, और कोई स्टूडेंट कुछ बताना चाहता है। सर वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, ये तो कैलकुलेट कर लेंगे, ये पॉइंट नहीं है। क्या किसी स्टूडेंट को कुछ और समझ में आया, क्योंकि मतलब क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसका भी आपने यूज नहीं किया कुछ। ऑल्दो कई सर वो बार डाउनवर्ड जा रहा है, इसके लिए वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या नेगेटिव हो जाएगा। ये वो है अ बॉक्स इज स्लाइडिंग डाउन 10 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड नेगेटिव हो जाएगी। ओके ठीक है, बट स्पीड का ऐसे कुछ नेगेटिव करने का भी पर्पस नहीं है। सर या अदिति। अगर वो नीचे जा रहा है तो कोई तो फोर्स लगता होगा ना ऊपर से। हाँ, नीचे जा रहा है तो नीचे कौन सा फोर्स लगता है डाउनवर्ड। इंक्लाइन प्लेन ग्रेविटी। ग्रेविटी का कंपोनेंट कौन सा होता है वो, mg साइन sin थीटा। तो आई एग्री कि mg sin थीटा नीचे लग रहा है, आई एग्री। देन आफ्टरवर्ड्स कोई कुछ और बताना चाहता है। फॉर दिस आई एम श्योर कि वो नीचे जा रहा है, सो देयर मस्ट बी अ फोर्स विच इज mg sin थीटा। कोई कुछ और ऑब्जर्व कर पा रहा है इस क्वेश्चन में, कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है। मूविंग डाउनवर्ड है तो पक्का यहाँ पे mg sin थीटा तो लग ही रहा है, वो तो गारंटी है, उसको कोई नहीं रोक रहा। और एक फोर्स पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, और ये आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कोई स्टूडेंट कुछ और बोलना चाहता है। आप लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हो यहाँ पर। अच्छा, लेट्स से अगर फ्रिक्शन नहीं होता, तो क्या वो 10 मीटर पर सेकंड से जा सकता था क्या कंटिन्यूअस। नहीं सर, क्यों नो। नहीं जा सकता था। क्योंकि ग्रेविटी एक्सेलरेट करेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहला ऑब्जर्वेशन है कि इफ फ्रिक्शन वाज नॉट प्रेजेंट, इफ फ्रिक्शन was not present, तो mg sin थीटा उसको क्या करा था, एक्सेलरेट करा था, और एक्सेलरेट कराने से उसका स्पीड क्या होता, इंक्रीज होता। इंक्रीज होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझाना क्या चाहता हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको पता चल गया कि इंक्लाइन प्लेन पे mg sin थीटा होता है तो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं, बट एसेंस आप नहीं समझ रहे कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो स्पीड इंक्रीज हो रही होती। अभी क्या स्पीड चेंज हो रही है क्या, नहीं, नो मतलब यहाँ एक्सेलरेशन 0 हो गया। जीरो है, बट द स्पीड इज कांस्टेंट। तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। और आपको याद हो अगर एक्सेलरेशन जीरो है या फिर स्पीड कांस्टेंट है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट विल कीप ऑन मूविंग इफ द नेट फोर्स इज जीरो। जीरो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यहाँ पर मैं ये चाहता था आप लोग को पॉइंट करना कि आप लोग ये पॉइंट कर पा रहे हैं कि नहीं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है, क्या कि इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। सो मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है क्या कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एफ नेट फोर्सेस आर बैलेंस। जीरो होना चाहिए, फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड। इसलिए फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, सेम अमाउंट का। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट को लगता है कि ये नीचे डाउनवर्ड जा रहा है तो फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन mg sin थीटा। अभी मैंने ऑप्शंस दिए नहीं थे तो आप लोगों को इजी लग गया। अगर मैं ऑप्शन ये दे देता पहले
कि फ्रिक्शन इज लेस देन mg sin थीटा। आप लोग ये वाला मार्क करते या नहीं करते? नो। नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ जब आपने सोचा ही नहीं कि कांस्टेंट स्पीड का पर्पस क्या है। यस सर। तो जब हमने हाँ, क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होता है इट इज मूविंग डाउन, तो आपको लगता है कि फ्रिक्शन कम लग रहा होगा, mg sin थीटा ज्यादा लग रहा होगा, तभी तो मूविंग डाउन है। ओके, बट द रीजन इज नॉट दिस, इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, दैट मीन्स फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा। सो फ्रिक्शन F अप विल बैलेंस F डाउन। सो अप वाले में हमारा आ जाता है फ्रिक्शन और वो डाउन में आ जाएगा mg sin थीटा। मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि आप केयरफुल रहें, कभी भी अगर फोर्स वाले चैप्टर में आपको यूनिफॉर्म स्पीड मिल रही है, आप समझ जाओ कि दोनों में से कोई फोर्स ज्यादा नहीं होगा, दोनों फोर्स क्या होंगे? बैलेंस्ड होंगे। इक्वल। ठीक है, बोलो भी। हाँ, तो ये चीज हमें मान के कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। और mg sin थीटा भी हम तुरंत निकाल देते हैं। क्या था फोर्स? 30। तो m था 30, g था 10, sin 37 कितना हो जाएगा? 3/5। 3/5। 5 5 2 ओके 180। ओके, तो ये था थोड़ा सा इसका आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड बताना चाह रहा था कि इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डज नॉट मीन कि ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा। ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पहले से ही मूव कर रहा था और दोनों फोर्स बैलेंस हो चुके हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल जी। चले सॉल्व करें, आंसर करें। ये पुली के थ्रू, एक थ्रेड के थ्रू जो है दो बॉक्सेस को अरेंज किया गया है, एक इंक्लाइन प्लेन पे और एक ऐसे हैंग कर रहा है। तो m2 कितना अमाउंट होना चाहिए कि 30 वाला नीचे नहीं गिरेगा? क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्या दिखाना होता है सबसे पहले? सबसे पहले कौन सा फोर्स टेंशन। दिखाएंगे? टेंशन। टेंशन। तो इसको T पुल कर रहा होगा, T ऑलवेज पुल्स द ऑल द कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, इसको T पुल कर रहा होगा। अब बताओ रोप क्या थ्रू आउट सेम है या कोई दूसरी रोप है? ये सेम है। एक ही है तो इधर भी टी इधर भी लगेगा। T होगा ना, मतलब इसको भी पुल कौन कर रहा होगा? T। टी। T अच्छा, दूसरा रिमेनिंग फोर्स क्या होता है? इस पे नीचे क्या लग रहा होगा? उधर ग्रेविटी। जी। gravity m2 इंटू, 3 इस पे क्या लग रहा होगा नीचे की तरफ? mg sin थीटा। mg sin mg theta sin थीटा। mg sin थीटा। वेरी गुड। तो बताओ सिस्टम मूव कर रहा है क्या? नहीं, नो, मतलब सिस्टम इज हमें इन बैलेंस्ड। दोनों को इक्वल करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो सिस्टम मूव नहीं कर रहा, मतलब दोनों को इक्वल करना है, इक्वेट करना है, सिस्टम इज बैलेंस्ड। तो मैं यहाँ पे एक बार सुनेंगे, सब लोग को सिखाता हूँ। अगर सिस्टम बैलेंस्ड है तो सिर्फ क्या करते हैं, अप, सॉरी, फोर्स अप इज इक्वल टू फोर्स डाउन, और
क्या सिचुएशन हो सकती है? लेफ्ट इज इक्वल टू राइट कर देते हैं, ठीक है, और एफ लेफ्ट इज इक्वल टू राइट ये करते हैं अगर क्या हो सिस्टम बैलेंस्ड हो। अगर बैलेंस्ड नहीं होता तो क्या करते हैं? तो फिर सर एजम्पशन कर लेते हैं। हाँ, वेरी गुड यार, वेरी गुड। सो इफ अनबैलेंस्ड है तो फिर क्या करते? तो फिर हम निकालते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। समझ आया? यस सर। तो अभी बैलेंस कर दो यार। एक टी को कौन बैलेंस कर रहा है? एम जी साइन थीटा, दूसरे टी को एम टू जी। M2G। तो बस निकाल लेंगे अब हम। देखें पहला जी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। एम जी साइन थीटा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? निकाल लें। 30 इंटू 10 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/2। तो ये कितना आ जाएगा? 150। यस। Okay, so this is our first equation. This is our first part. Now the second part. अभी t किसके जैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल m2g के। दिख रहा है ना? ये पहला बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स। इनको नेम दे देते हैं a और b। तो इस तरीके से लिखते हैं फॉर बॉक्स a। बॉक्स a के लिए ये सिचुएशन हुई। अब बॉक्स b के लिए लगा देते हैं। डन। अच्छा, टी हमने अभी कहाँ से निकाला? ऊपर हमने सॉल्व किया, टी कितना है? 150। और m2 हमें फाइंड करना है। जी कितना है? 10, 10। तो m2 कितना आ गया? 15. 15। 15 kg। समझ आया सबको? यस। पक्का सबको समझ आ गया ना कि कैसे इस तरीके से सिस्टम बैलेंस्ड हम देख सकते हैं? यस सर। ओके, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ यार, बैलेंस्ड को कैसे करना है? अच्छा, अनबैलेंस्ड होगा तो समझ गए क्या करना है? एफ नेट इक्वल से में। सर आप इक्वेशन। अनबैलेंस का समझा सकते हैं क्या? अनबैलेंस्ड का बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना, ऐसे पुलीज रहते हैं और अगर ये 10 kg है, ये 20 kg हाँ, है, एजम्पशन करना है। तो देखेंगे कि ये नीचे ए से जा रहा है तो ये ऊपर ए से जाएगा। इक्वेशन लिखनी है सबकी और दोनों इक्वेशन को नेगेटिव कट आया तो करके। हमारा एजम्पशन गलत है, हाँ, उसको अगर नेगेटिव आया तो उसका जस्ट अपोजिट आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन और
Okay, very good. Arnav, Anshika, very good. वेरी गुड, 2 आंसर्स हैं हमारे पास, बाकी लोग भी सॉल्व करें जल्दी। अर्नव, दोनों में टेंशन अलग नहीं आएगी, सेम टेंशन आएगी। ओके, आई गेस नो अर्नव, अंशिका, बोथ आंसर्स आर इनकरेक्ट। इसका मतलब आपको प्रीवियस लेक्चर याद नहीं है। आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा अगर, तो आपको ये चीज याद आनी चाहिए क्या, कि बोथ विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। याद है ना? दिस स्ट्रिंग ensures that they are going to move with the same acceleration। समझ आ रहा है? तो आप जो ये सोच रहे हो कि इस बॉक्स में अलग सॉल्व कर दो, इस बॉक्स में अलग सॉल्व कर दो, गलत है। बोथ मस्ट मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सर मैंने एक्सेलरेशन सेंड किया, करेक्ट सर कैसे यस सर, मैंने भी किया है send। समझाया। ओके, मैं देख लेता हूँ, मुझे अभी आंसर नहीं पता एग्जैक्टली, तो मैं सॉल्व करके देखूंगा। चले देख लेते हैं, एक बार सॉल्विंग देखते हैं। आप लोगों ने गलती क्या की है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की है। सब लोगों ने अलग अलग सॉल्व कर दिया है, मतलब ये वाले बॉक्स का एक्सेलरेशन अलग निकाल दिया और ये वाले बॉक्स का एक्सेलरेशन अलग निकाल दिया। ऐसे नहीं होगा, बोथ मस्ट मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। तो पहली चीज तो ये समझना पड़ेगा कि यार दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर ये ए से नीचे जा रहा है तो ये ए से ऊपर जाएगा। डन। दोनों में टेंशन कहाँ लगेगी, इस पे अप लगेगी और इस पे भी पुलिंग की टेंशन लगेगी। डन। नेक्स्ट फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा। बताएं एम जी साइन थीटा कितना है? एम जी साइन थीटा कितना होगा? 40 kg का साइन थीटा कितना रहेगा? 40 इंटू 10 इंटू साइन 30 कितना होगा? 1/2। तो कितना आ जाएगा? 1/2 200। 200 इसका फोर्स कितना आएगा? एम जी। इसका आएगा एम जी, तो वो कितना आ जाएगा? 150 क्लियर। अब लिखेंगे ना इक्वेशन, अब प्रॉपर इक्वेशन लिखेंगे। सो फर्स्ट फॉर 40 kg, फॉर 40 kg ब्लॉक, बताओ वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? नीचे चला जा रहा है। तो कौन ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, नीचे। टी या एम जी साइन 40। थीटा? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे। सो एफ नेट देखो कौन ज्यादा हो रहा है, 200 वाला, माइनस अपोज कौन कर रहा है, टी, इज इक्वल टू एम कितना है, 40 इंटू ए। कोई डाउट? अभी देखो दो नो, अननोन है, सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं। सो इसे हम नहीं। एज इक्वेशन ट्रीट करेंगे 1, और सॉल्व करेंगे दूसरे वाले को, किसको, सेकंड ब्लॉक को, फॉर 15 kg ब्लॉक, फॉर 15 kg ब्लॉक। 15 kg ब्लॉक देखे, -150 इज इक्वल टू एम ए। तो यार अब बताओ 15 kg वाला कहाँ जा रहा है? ऊपर चला जा रहा है, तो कौन फोर्स मतलब डोमिनेट T करेगा? माइनस T 150 -150 is equal T minus 150 is टू equal to 15 15 into A। into A. ये हो गई इक्वेशन 2। नाउ अभी दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। सो हाँ, एडिंग बोथ इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो इसका मतलब देखिए वो है 200 माइनस टी इज इक्वल टू 40A, और ये है t माइनस 50 इज इक्वल टू 15A। सो अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा, T चला जाएगा। प्लस और माइनस का t तो कैंसिल आउट हो जाता है, ये तो याद रखना ही है। और रिमेनिंग क्या आएगा, 20 माइनस का 50, 200 माइनस का 50, बोथ आर प्लस। सो 40 और ये कितना आ जाएगा, 55A। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, सो a इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस करेंगे 150 वो T डिवाइड, -150 है ना? ओके ये 150 है, ओके ये 50 नहीं है, ये 150 है, माय मिस्टेक। ओके तो ये 150 करेंगे तो फिर यहाँ पर 50 आएगा। सो आंसर विल बी 5 से डिवाइड कर देंगे, 10/11, ये आंसर होगा। आदित्य आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की ना, आपका सर आंसर मैंने वो आगे नहीं आया था तो फॉर्मूला में मुझे लगा सब्स्टिट्यूट गलत। किया। ओके। मैंने भी वैसे ही किया था।
ओके ओके, आपने फॉर्मूला जो कल हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसमें, हाँ हाँ सर, उसमें एक्सेलरेशन mg sin थीटा सेम लिया और किया। एक्सेलरेशन वेरी जब गुड, सेम। चलेगा, वेरी गुड। वैसे भी कर सकते थे। दूसरा जो फोर्स था वो m2 नहीं है, वो m2 g sin थीटा है, तो वो गलत हो जाएगा ना वो मेथड। क्यों? हाँ, वो क्योंकि गलत हो एक गया। और में वहां g पे sin गलत थीटा होगी। लग रहा है, एक में तो पूरा g लग रहा है ना। हाँ ठीक है, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। सर मैंने इसी तरीके से किया था। हाँ, आपने इस तरीके से किया था, वेरी गुड यार, आंसर करेक्ट था आपका। तो पॉइंट यहाँ पर ये देखना है कि वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो फॉर्मूले में दोनों में जी साइन थीटा लग रहा है, इसमें दोनों में जी साइन थीटा लग रहा है क्या? नहीं, नहीं, सर जी अगर दोनों में sin थीटा यूज किया तो मिल सकता है वो। तो मिल सकता है बिल्कुल, बट दोनों का थीटा सेम होना चाहिए। मतलब पता है क्वेश्चन हाँ कैसा हाँ। होगा? ऐसा होगा, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, दोनों में जी साइन थीटा लगेगा तब पॉसिबल है। तो उतना जरूरत नहीं है, ये प्रोसीजर आई जी गेस सर। काफी है। किसी को कोई हाँ डाउट सर, इसमें? और उसकी वजह से वो टीबी गलत हो गया। हाँ वही वही, किसी को कोई डाउट यहाँ तक अब? नो सर। नो। ओके गुड। तो यहाँ तक हमारा ये जो इंक्लाइन वेज का क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट होता है। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया नेट फोर्स निकालना। अगर हमने अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ लगा के रखा हुआ है तो नेट फोर्स आप निकाल सकते हैं ना अच्छे से। सिर्फ आपको mg sin थीटा पे फोकस करना है। डन। यस सर। ओके गुड। तो ये हम यहाँ तक हम डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है। सर, एक जनरल डाउट है। हाँ पूछिए। वो आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था ना, E=mc² का, हाँ तो फिर वो कहाँ यूज होता है? मैंने वासु सर को पूछा, वो बोले कि गुप्ता सर को पूछो। अच्छा, आप वासु सर का हमेशा ऐसे रहता है, मेरे को ही हैंड ओवर कर देते हैं। कोई बात नहीं। अ, ठीक है यार, देखो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में E क्या है? एनर्जी है। ठीक है, M हमारा मास है, C स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, अच्छा, अभी पॉइंट है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो ये वैलिड है एनर्जी वाला फॉर्मूला, ये हमारा बताता है मास इनटू एनर्जी का कंजर्वेशन। ये डबल एरो का मतलब समझ रहे हो क्या? व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मास विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो कितनी एनर्जी आएगी वो यहाँ से निकालेंगे। और सम एनर्जी विल कंबाइन टू फॉर्म अ मास, तो वहां पर कितना मास जनरेट होगा, दैट इज डिसाइडेड विद दिस E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, सो बेसिकली ये यूज किया गया लाइट के लिए, कि लाइट के जो एनर्जी है वो हम मानते हैं कि ये एक छोटे पार्टिकल्स के फॉर्मेट में होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। ठीक है, हाँ तो लाइट की थ्योरी में दोनों चीजें होती हैं, कि लाइट पार्टिकल्स के फॉर्मेट में भी मूव कर रही है और वेव। और लाइट वेव के फॉर्मेट में भी मूव कर रही है। तो कुछ केसेस बताते हैं कि ये वेव भी है और कुछ केसेस बताते हैं ये पार्टिकल भी है। मतलब इट इज लाइक कि कुछ लोग बोलते हैं कि सपोज आइस है, ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, दिस इज वाटर। लेट्स से इसका नेम हमने वाटर रख दिया, आइस का नेम हमने वाटर रख दिया, ठीक, और वाटर को हमने आइस रख दिया। क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो। नहीं, मतलब डिपेंड करता है कि पहले हो सकता है उसका नाम ही आइस होता तो हम आइस ही रीड करते उसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डुअल नेचर की बात होती है। क्या? कि कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं कि इसके पास ये वाला नेचर भी है और कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं ये वाला नेचर है। मतलब ड्यूअल क्या? नेचर। हाँ, डुअल नेचर। कैसे? सपोज आपको इंग्लिश भी आती है और आपको हिंदी भी आती है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं आपको जो है सिर्फ इंग्लिश ही आती है। नहीं ना, हिंदी भी आती है। तो जब जरूरत पड़ेगी आप इंग्लिश बोलोगे, जब जरूरत पड़ेगी आप हिंदी बोल सकते हो। तो वो यहाँ पर डुअल नेचर है। क्या? लाइट की जब जरूरत होती है तो वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है, जब जरूरत होगी तो वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है, एंड बोथ आर करेक्ट। तो वहां पर ये सिचुएशन होती है कि ये पार्टिकल कितनी एनर्जी कैरी करेगा, दैट इज डिफाइंड विद E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली ये जो यूज होता है, ये फॉर्मूला जो यूज होता है, दिस इज यूज्ड इन मॉडर्न फिजिक्स, नॉट न्यूटोनियन फिजिक्स। फिजिक्स दो टाइप की थी, एक है न्यूटोनियन फिजिक्स विच इज क्लासिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फिजिक्स दो मेजर ब्रांच अगर मैं फिजिक्स के करूँ तो एक है क्लासिक और एक है मॉडर्न।
ठीक है। सो मॉडर्न में E इक्वल टू MC स्क्वायर यूज होता है। ये किन के लिए यूज होता है? बहुत ही स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं, स्मॉल हाँ। मतलब बहुत ही स्मॉलेस्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो सारे लेवल पे। और जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, जिसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं, वो किन के लिए होती है? जिन्हें हम देख सकते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स, मतलब विच वी कैन सी। तो उसके लिए हम एनर्जी कैसे निकालते हैं? हाफ mv स्क्वायर से, स्क्वायर काइनेटिक के लिए। ठीक है। जब किनकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर से निकालते हैं। तो वो बस एज का डिफरेंस है कि वो क्लासिकल मैकेनिक्स है जो कि बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए है, और ये बहुत ही स्मॉलर, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं, एटॉमिक लेवल के मॉलिक्यूल्स के लिए। सर चलो फिर हम सिर्फ न्यूटोनियन फिजिक्स ही लर्न करेंगे। हाँ यार, हम जो है अभी क्लास 10th तक न्यूटोनियन फिजिक्स, 11th तक न्यूटोनियन फिजिक्स ही पढ़ते हैं, 12th में जाके हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, ओके। ठीक है। या तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम फोर्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ सूडो फोर्स। झूठा। हाँ, देखें सूडो फोर्स क्या होता है, समझे। नेम ही है सूडो, मतलब विच इज नॉट रियल, ठीक है। सूडो का मीनिंग क्या है? सूडो का मीनिंग है नॉट रियल। सर फोर्स जो रियल नहीं है। या अभी बताते हैं, विच इज नॉट रियल। इसका मतलब ये है कि विच इज नॉट रियल का मीनिंग क्या है। देखिए फीलिंग क्या है, आप देखें फीलिंग क्या है। नॉट रियल का मतलब क्या है? सपोज आप एक कार में हैं, ठीक है। आप एक कार में हैं और ये कार अभी रेस्ट पे है, और ये कार सडनली एकदम मतलब बिल्कुल रेस्ट में थी, और विद इन अ सेकेंड इस कार की जो स्पीड हो गई है वो लेट्स से बहुत ही ज्यादा हो गई है, लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड, डन, इन अ सेकेंड। तो इसका मतलब अगर आप इसके अंदर बैठे हो तो बताओ आपको क्या फील आएगा? आप तो यहाँ धक्का हम थोड़ा बैठेगा। पीछे। पीछे की तरफ धक्का बैठेगा, आप यहाँ पर खड़े हो तो आप गिर पड़ोगे, या बोल सकते हैं कि आपको बहुत पीछे की तरफ एक पुश फील होगा, इनर्शिया की वजह से। ठीक है। सो दिस पुश, ये जो आपको पुश फील होगा, तो ये बेटा कहाँ से आ गया? ये किसी ने धक्का दिया क्या रियल में? नो, रियल में किसी ने पुश किया क्या? नहीं, रियल पुश नहीं। नहीं। तो दिस apparent push which you felt, this apparent push, कोई तो होना चाहिए ना, बिकॉज हम पे फिजिक्स में पता है कि अगर आपको धक्का लगा मतलब फोर्स होना चाहिए, बट आपको दिख रहा है कि किसी ने रियल में पुश नहीं किया, सो दैट पुश इज कॉल्ड apparent push, and that is generated due to, I'll say, any force, due to pseudo force। सर फिर इनर्शिया के लिए भी हम ये कैलकुलेशन यूज करेंगे। हाँ, तो बेसिकली इनर्शिया एक रीजन बता रहा है कि क्या है, बट हम अगर बेसिक बात करें कि आपको अगर पीछे की तरफ पुश फील होगा, तो इसका मतलब क्या है? वहां पर कोई ना कोई जो है सूडो फोर्स ही एक्ट कर रहा है। तो आप जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट से गिर जाते हो या कुछ भी सिचुएशन है, तो वो इनर्शिया से होती है। लेकिन जब भी हम सडनली एक्सेलरेट करते हैं तो वहां पर क्या होता है? सूडो फोर्स जनरेट होता है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि सूडो फोर्स कब जनरेट होगा, आप कब देखेंगे सूडो फोर्स के बारे में। सर इसका ज्यादा डेली लाइफ में यूज होता है। हाँ बेटा, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। जहां कहीं पे भी आप एक्सेलरेशन देखोगे समझ जाओ सूडो फोर्स है। मैं भी बताता हूँ, एक मिनट। सर इसके लिए रेफरेंस हम रोटेटिंग या मोशन में लेते हैं ना? हाँ एग्जैक्टली, मैं अगर बात करूँ कि सूडो फोर्स हुआ क्यों, मतलब पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम उस पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो पर्सन के पर्सपेक्टिव में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, बट फिर भी वो पीछे गिर गया, मतलब कोई तो एक फोर्स पीछे था। तो ऐसा हुआ क्यों? अगर हम ग्राउंड से देखेंगे, तो हमें दिखेगा कि यार ये जो है कार आगे जा रही है, और पर्सन को कोई आगे लेके नहीं जा पा रहा था, तो पर्सन पीछे रह गया और कार आगे चली गई।
आपको समझ आ रहा है? तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो जब हम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आप क्या ऑब्जर्व करोगे? कार मूव्ड ahead and person remain there. So इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन पीछे आया या कार आगे गई? कार आगे गई। कार आगे गई। कार आगे गई। वहीं पे था, ठीक है। ये हमें ग्राउंड से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सर पर्सन गया ही ना कार से। अरे इतना आगे नहीं गया यार, मतलब जस्ट एक मोमेंटली बात कर रहा हूँ कि सडन, वो जब सडन स्पीड में आगे लेगा तब की बात कर रहा हूँ। बहुत कम टाइम के लिए बहुत कैसे? कम टाइम के लिए, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, हाँ नॉट इन अ सेकेंड, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। बहुत ही कम ड्यूरेशन में देखूं तो पर्सन पीछे की तरफ धक्का खाएगा और कार आगे चली जाएगी, बट पर्सन वहीं पे रहेगा। ये तो ऑब्जर्वेशन थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट अगर हम विद रिस्पेक्ट टू कार देखें, मतलब समवन जो कि ऑलरेडी कार में है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू कार मतलब समवन फ्रॉम इनसाइड द कार। अगर आप कार के अंदर ही हो तो आपको थोड़े ना पता चलने वाला है कि कार मूव होगी क्या, नहीं। कार तो कैसी है, रेस्ट पे है। कार तो नॉट मूविंग है। कार थोड़े ना आपको दिखेगी मूव होते हुए। अगर आप कार के अंदर बैठे हो आपको क्या दिखेगा? पर्सन मूव्ड बैकवर्ड, मूव्ड बैकवर्ड। फिर ये काइनेमेटिक्स में भी हुआ है ना, वो इनर्शियल ऑब्जर्वर वगैरह। इनर्शियल इसी चैप्टर में हुआ है, पर्सन मूव्ड बैकवर्ड। अच्छा, तो ये बताओ यार, एक प्रॉब्लम हो गई अब यहाँ पर, क्या कि अगर हमने कार के रेस्पेक्ट में देखा तो पर्सन तो बैकवर्ड मूव हो गया, बट कोई फोर्स है क्या? एफ है क्या? नहीं, एफ तो जीरो है। बट एक्सेलरेशन है, बट एक्सेलरेशन तो है, बैकवर्ड उसे लगेगा। तो इसका हाँ। मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ फेल हो गया ना। हाँ उसने अब बताया कि उसका एफ होगा तभी इज इक्वल टू एम आएगा। तो बेसिकली न्यूटन ने बताया कि यार वो जो मैंने एफ इज इक्वल टू एम बताया है ना, वो सिर्फ बताया है इनर्शियल फ्रेम में। अगर आपका फ्रेम एक्सेलरेटिंग है तो ये काम नहीं करेगा। तो बेसिकली मैं अब आपको एक्चुअल लाइन लिखूंगा यहाँ पर, क्या न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ is valid when we observe with respect to inertial frame। और इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो जीरो। और कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। एक्सेलरेशन जीरो मतलब कांस्टेंट स्पीड से। अगर वो कार एक्सेलरेट हो रही है और हमने विद रिस्पेक्ट टू कार देखा तो न्यूटन सेकंड लॉ नहीं यूज कर सकते। और हमें इनवैलिड लिखना होगा ना फिर उधर। तो इनवैलिड नहीं है भाई, न्यूटन ने ही बता के दिया, ये किसी और ने नहीं बता के दिया। फिर न्यूटन ने ही बताया कि ये जो मेरा लॉ है वो सही है, बस एक नई चीज ऐड करो। क्योंकि ये तो आपके देखने का नजरिया अलग हो गया ना। न्यूटन ने तो बात सही कही थी, हाँ। आपके देखने का नजरिया अलग हो गया, तो न्यूटन ने उसका भी ध्यान दिया। क्या कहा कि अगर आप इनर्शियल फ्रेम में देखोगे तब मेरा लॉ वैलिड है। न्यूटन ने बताया देन for non-inertial, sorry, for observation with respect to non-inertial frame of reference, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। यूज सो उसके जगह पे हमें क्या सिचुएशन है? यूज अ सूडो फोर्स
opposite to the acceleration of frame of reference। क्लियर? तो अब आप उसमें न्यूटन को गलत नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यार आपका ऑब्जर्वेशन का तरीका अलग है ना। मतलब कुछ ऐसा है, क्या ये ऑब्जेक्ट है और आप ग्राउंड में हो, आपने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट इज एट व्हाट हाइट, आप तो यही बोलोगे ना, ऑब्जेक्ट ए कितनी हाइट पर है, 10, जब आप ग्राउंड में खड़े हो। ठीक है, अच्छा अब आप क्या हुए, आप थोड़ा सा स्मार्ट हो गए, आप एक बिल्डिंग के छत पे खड़े हो, तो आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट ए कहाँ पर है, लेट्स से 5 मीटर डेप्थ पे है, सो आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट ए इज 5 मीटर बिलो। तो इसमें क्या इसकी गलती है या इसकी गलती है, गलती किसकी है? सर ये बिल्डिंग के छत Blue वाले building। की बिल्डिंग का। बिल्डिंग की गलती नहीं है यार, किसी की भी गलती नहीं है, ये जस्ट हमारा देखने का सर पर्सपेक्टिव हम कैसे देखते हैं वैसे होता है। उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए न्यूटन ने हमें बताया कि इसमें आपकी गलती नहीं है कि आप जो है मूविंग ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आपको अपनी गलती सही करनी है तो आप ये करो, क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या लगा दो, एक सूडो फोर्स Pseudo लगा दो। force। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको ये गलती सही करनी है तो आप देख लो कि आप खुद ग्राउंड से कितना ऊपर हो। अगर आप ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर हो तो आप बता सकते हो कि ये ग्राउंड से कितनी मीटर हाइट पे है, 10 मीटर। मीटर हाइट पे। ठीक है, तो सिचुएशन सबको समझ आया कि हम क्या कर सकते हैं, सूडो फोर्स का पर्पस क्या है। सूडो फोर्स का पर्पस है व्हेन वी ऑब्जर्व द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू अ एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट, हमें क्या करना चाहिए, एक सूडो फोर्स लगाना चाहिए विद अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। क्या, देखें, सपोज आप एक कार के अंदर है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर है विच इज एक्सेलरेटिंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आप इस बॉक्स के अंदर है विच इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको फोर्स कितना फील होगा, फोर्स फेल्ट बाय द पर्सन। आप तो बोल दोगे सर 0 फील होगा, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। नहीं, एक फोर्स लगेगा, कौन सा, सूडो। सूडो फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब उस पर्सन को कितना फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, बिल्कुल हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सर अपोजिट। अपोजिट होगा ना पर। हाँ, तो ये आगे जा रहा है तो ये अपोजिट लगाया ना मैंने। ठीक है, सूडो सर फील मतलब सूडो फोर्स में इसमें थर्ड लॉ होता है एप्लीकेबल। नहीं, थर्ड लॉ नहीं है, सेकंड लॉ का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, F इज इक्वल टू ma, बस डायरेक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट ले लेंगे। सो लेट्स से इसका मार्च कुछ भी था, मतलब मान लेते हैं लेट्स से m ही है, ठीक है, या कुछ दे देते हैं, m इज इक्वल टू 50 kg, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50 इंटू 2, आंसर कितना, 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्लियर? सर लेकिन मास तो इतना हो ही नहीं सकता है ना एक पर्सन का। अरे हमने बस ऐसे ही लिया है। यार समझो, हो सकता है 50 kg, फीलिंग उसको इतनी होगी, अब उसको 100 न्यूटन का पुश फील हाँ होगा, बैकवर्ड पुश। अभी ये और अच्छे से देखना, समझ आएगा, नेक्स्ट एग्जांपल से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। और ये एग्जांपल आप लोगों ने फील भी किया होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ फील किया होगा आपने। ये सपोज एक लिफ्ट है, ठीक है, आप लिफ्ट के अंदर हो और लिफ्ट अभी रेस्ट से सडनली ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन 2 से। ठीक, तो आप क्या करोगे, आपने फील नहीं किया हो अगर, तो आप जनरली बिल्डिंग में भी किसी भी लिफ्ट पे बैठो, जब लिफ्ट सडन ऊपर होती सर है हमें नीचे की तरफ जरा सा प्रेशर आता है। यस सर। पक्का फील वो किया है। प्रेशर आता है, दैट फोर्स इज सूडो। क्लियर? तो मतलब पर्पस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पहले सूडो हटा के बताता हूँ। लेट से आप जो है एक वेइंग मशीन में खड़े हो,
लिफ्ट में क्या लगी है? एक वेइंग मशीन लगी है। अभी देखना बहुत अच्छे से समझ आएगा। लिफ्ट में आप हो और आपका वेइंग मशीन है। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो आपका वेट कितना होगा? नॉर्मली होगा। mg जितना ही होगा। ठीक है, मान लेते हैं 50 kg के हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फील होगा आपको कितना? 50 इंटू 10, 500 न्यूटन का वेट आपको फील होगा। ठीक, अब मैं क्वेश्चन ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये लिफ्ट जस्ट ऊपर असेंड कर रही है, सिमिलर क्वेश्चन, तो इसका मतलब वेइंग मशीन की रीडिंग बदल जाएगी अब। ठीक है, तो अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? अगर ये a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड जा रही है, तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या होगी? बताएं। तो वेइंग मशीन की रीडिंग होगी, दो फोर्स अब इसमें लगेंगे, एक तो इसका mg लगेगा और एक इसका क्या लगेगा? तो नेट फोर्स निकालना होगा। हाँ, नेट ही निकालेंगे ना। तो इसका मतलब वो वेइंग मशीन की रीडिंग जो है बढ़ जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? mg प्लस सूडो, और सूडो कितना हो जाता है? mg प्लस ma जितना, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? सो 50 इंटू 10 प्लस 50 इंटू वो कितना था? 3। क्लियर? 650 हो जाएगा। 650 जितना। तो वो जो 500 न्यूटन का फोर्स फील हो रहा था, उसे कितना फोर्स फील होने लगेगा? 650 जितना। 650। समझ आया सबको कि वो क्या फर्क पड़ेगा अगर लिफ्ट वो सडनली एक्सेलरेट हो? अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे और ज्यादा आपको ये फील होगा। सिनेरियो देखें, ये लिफ्ट है 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। आप देखेंगे कि स्टार्ट हो गई और 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। व्हेन अ मूविंग लिफ्ट जस्ट स्टॉप्स, व्हेन अ मूविंग लिफ्ट जस्ट स्टॉप्स। चलो, अगर मूविंग लिफ्ट सडनली स्टॉप हो जाएगी तो बताओ, एक्सेलरेशन लग रहा है या रिटार्डेशन लग रहा होगा? रिटार्ड। रिटार्ड हो हो रहा रही है। होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका मतलब क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ कि इस मूविंग लिफ्ट अगर स्टॉप हो रही है तो स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज स्लो हो रही डाउन है। हो रही है। देन इट इज रिटार्डिंग, रिटार्डिंग। अगर ये रिटार्ड हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कहाँ होगा? अपवर्ड बोलूंगा या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब मैं सिमिलर लिफ्ट की बात कर रहा हूँ, बट बिकॉज ये सडनली स्टॉप हुई है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किस तरफ लग रहा होगा? नीचे। डाउनवर्ड। ठीक, तो बेटा सूडो कहाँ लगेगा? नीचे। अरे यार, सूडो फ्रेम के ऊपर वो ऊपर लगेगा। ऊपर। opposite लगेगा। तो इसका मतलब इस पर्सन पे सूडो लगेगा ऊपर। तो अगर सूडो लगेगा तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? mg माइनस एमए। सूडो। क्लियर? सो mg माइनस ma, हमें ये नहीं पता, बट इसका मतलब ये हमें पता है, तो उसका वेट mg से कम हो जाएगा या ज्यादा? सर कम हो जाएगा, कम हो मतलब ये जाएगा। थोड़ा ऐसे ऊपर जाने का फील करेगा। एग्जैक्टली। तो जरा आप फील करो। अब आप अगर आपके मेमोरी में हो, याद हो कि जब आप लिफ्ट जाते हो, लेट्स से इंस्पायर में आप सेकंड फ्लोर पे आ रहे हो, ठीक है, जो लोग आए होंगे उन्हें फील हुआ होगा ये चीज कि जब लिफ्ट जस्ट सेकंड फ्लोर पे रुकने वाली होती है, आपको एक बहुत ही थोड़ा सा लाइट वेटेड फील होता है। हाँ, यस। जब आप देखोगे कि पहले असेंड होती है, उसके बाद जस्ट रुकने वाली होती है, तो उससे मोमेंटली आपको थोड़ा सा पहले लाइट वेटेड फील होता है। रीजन कि वो रिटार्ड होने का ट्राई कर रही है और इसका मतलब एक सूडो अपवर्ड लग रहा है, इसलिए आपको ये सिचुएशन आएगी। क्लियर? किसी को कोई बात समझ में आई? पूरा क्यों वेट mg से कम होगा? जब भी लिफ्ट में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है तो
हमें सूडो अपवर्ड लगेगा और वो हमारे वेट को कम करने लगेगा। अच्छा बताओ हम फ्लोट कब करने लगेंगे, एकदम बिल्कुल फ्री ग्रेविटी फीलिंग कब होगी? सर तो जो है वो mg के इक्वल हो जाएगा। अगर सूडो mg के इक्वल हो जाए, सो अगर मैं बात करूं क्या, बहुत ज्यादा रिटायर्ड होना पड़ेगा। हाँ, in which condition we'll feel as a free gravity, so in which condition we'll feel free gravity or और gravity, वेटलेसनेस, yeah exactly, gravity free, तो फिर और हमारा सूडो भी 0 हो जाएगा लगता है। नहीं, सूडो 0 नहीं होगा। वेटलेसनेस फील होगा। तो वेटलेसनेस का मतलब ये है कि नेट वेट कितना होगा, वेटलेसनेस का मतलब ये है कि नेट वेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जीरो कब होगा, व्हेन mg विल बैलेंस बाय सूडो, सूडो बट सर अपोजिट मतलब डायरेक्शन में। जो लिफ्ट है वो Opposite -10 direction से रिटार्ड करना पड़ेगा उसे। एग्जैक्टली तो इसका मतलब ये होगा कि ये mg लग रहा है और ग्रेविटी फ्री फील तब आएगा जब सूडो लगेगा ऊपर की तरफ। तो बेटा सूडो अपवर्ड चाहिए कितना, mg जितना ही चाहिए। तो mg जितना चाहिए मतलब लिफ्ट नीचे कैसे आनी चाहिए, ए से अगर आ रही है तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होगा, द लिफ्ट शुड descend विथ वेरी हाई वेलोसिटी not very high with acceleration is equal to g। और बेटा जी इक्वल्स के टू जी। एक्सेलरेशन से, जी के एक्सेलरेशन से कोई भी चीज कब आती है, जब फ्रीली गिर रही हो। इसका मतलब अगर मैं लिफ्ट के केबल्स कट कर दूं तो वो लिफ्ट किससे नीचे गिरने लगेगी, n से। अरे एम से, जी से, हाँ। तो किससे गिरने लगेगी, जी के एक्सेलरेशन से। और उस केस में आपको क्या फील आएगा, एकदम फ्री ग्रेविटी वाला फील आएगा। लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ और लिफ्ट की अगर वायर कोई केबल ब्रेक हो जाए तो आपको एकदम, आप लोग एकदम फ्लोट करने लग जाएंगे, वेटलेसनेस फील होने लग जाएगी। सर तो फिर हमें लिफ्ट का खर्चा भी भरना पड़ेगा। तो हाँ नीचे जाके हाथ पैर तो टूटेंगे ही। हाँ नीचे जाके तो हाथ पैर पक्का टूटेंगे। तो ऐसा कुछ तुम लोग नहीं कर पाओगे ना, केबल तुम लोग थोड़े ना कट करोगे, पता है उसका केबल्स कितना स्ट्रेंथ होता है। और नहीं एक्सपेक्ट की ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आए, बट ये थ्योरेटिकल है, जस्ट पॉइंट कि आपको कभी फील नहीं करने लग जाना है कि ग्रेविटी फ्री, ठीक है। बट आपको पॉइंट ये है कि आपको एकदम फ्री ग्रेविटी फील होगा, कांटेक्ट एकदम जीरो हो जाएगा, वेट कुछ फील नहीं होगा, बिकॉज वो सूडो कितना लगने लगेगा, जी जितना। सर सर एक डाउट है, हाँ पूछिए। सर अगर वही ऑब्जेक्ट ग्रेविटी से ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो हमें थोड़ा आप ऊपर जाके भिड़ जाओगे क्योंकि आपके पास नेट एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा, अपवर्ड। तो अगर हाँ वो ऊपर ग्रेविटी से जाएगा। ज्यादा चली गई तो ऊपर वॉल पे भिड़ जाओगे, मूवीज में देखा होगा। ठीक है चलो ये भी कर लेते हैं। सर हाँ लिफ्ट के जो स्प्रिंग्स होते हैं उसमें टेंशन कितना होगा अप्रोक्स? मतलब आपने बोला ना कि लिफ्ट के केबल का, तो उसमें टेंशन कितना लग रहा होगा अप्रोक्स? नॉर्मली हाई टेंसाइल केबल होती है जिसका स्ट्रेस 450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि बहुत ज्यादा होता है। हाँ ठीक है वापस आते हैं, ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है। अगर एक्सेलरेशन 12 हो जाए, अगर एक्सेलरेशन 12 हो जाए तो क्या होगा सिचुएशन, mg तो नीचे लगेगा ही, सूडो भी लगने लगेगा ऊपर की तरफ, और कौन जीतेगा, सूडो। सूडो जीत सूडो गया। जीत जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सूडो अगर जीत जाएगा तो नेट फोर्स कहाँ लगने लगेगा, अपवर्ड। ऊपर एफ नेट कहाँ लगने लगेगा, अपवर्ड, बिकॉज सूडो ज्यादा हो जाएगा। और अब सिचुएशन हो जाएगी सूडो माइनस mg, तो कितना आ जाएगा, m इंटू ए कितना है 12 माइनस m इंटू जी कितना है 10। सो m इंटू 2 जितना आपको एफ नेट अपवर्ड लगने लगेगा। तो इसका मतलब बेसिकली आप उसकी वॉल पे भिड़ जाने वाले हो थोड़ी देर में।
डन। सूडो का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो किसी ने पूछा था मेरे से एक बार टर्म सेंट्रीफ्यूगल के बारे में, याद आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूछा था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर नॉन कांटेक्ट है या नहीं? तो सर मैं वो बताता कांटेक्ट है क्या? कि ना ही कांटेक्ट है ना ही नॉन कांटेक्ट है, इट इज जस्ट अ सूडो फोर्स। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि आप अगर लिफ्ट में ऊपर बढ़ गए, अगर ये लिफ्ट 12 से जाने लग गई तो आप ऊपर बढ़ गए, बताओ कौन सा फोर्स है वो, कांटेक्ट है नॉन कांटेक्ट है? तो क्या कांटेक्ट है नॉन कांटेक्ट की जरूरत है क्या? नहीं, वो एक सूडो फोर्स है। ठीक है, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट की उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट रियल, it is just representing the scenario with respect to that frame. So centrifugal force क्या है? it is a pseudo force. Done. सर क्या मैं सर लियो हो फ्यूगल सकता हूँ? मतलब जो सेंटर से बाहर जा रहा वो ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखें कब लगता है, कब एक्ट करता है? व्हेन, सर मैं लियो हो सकता हूँ? हाँ चलेगा, रुको नो तो प्रॉब्लम। चार्जिंग कम है। ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो व्हेन, बैटरी कम है, बैटरी बचाओ, सेव एनर्जी, वेरी गुड। चलो, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट is moving on a curved path, कोई सा भी कर्व्ड पाथ हो सकता है। स्पेशली जो हम सेंट्रीफ्यूगल लिखते हैं जनरली सर्कुलर के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, हाँ यस सर। कभी भी लग सकता है, टेंशन नहीं है, बट यूजुअली हम सर्कुलर के लिए लिखते हैं। मतलब क्या है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे एक कार है, कोई भी है, और वो ऐसे स्ट्रेट जा रही है, बट अभी वो ये टर्न लेने वाली है। तो इसका मतलब क्या लगेगा, ये एक कर्व है ना, एक आर रेडियस का कर्व है, तो इसका मतलब इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इट इज अ सूडो फोर्स। और डायरेक्शन कैसे होती है? आउटवर्ड, एस्केप करने का ट्राई करेगी। राइट साइड ज्यादा लगेगा। या एक्ट्स आउट, एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियस है ये और आउटवर्ड लगेगा ये, क्या लगेगा? SCF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमेशा। हाँ सर हमने डिस्कस किया था ना। हाँ, तो आप कभी भी देखते हो, सपोज बस वगैरह है, कोई है, और आप ऐसे टर्न लेते हो जब ऐसे, तो आप देखते हो ना, ये इस तरीके से कभी भी आप टर्न लेते हो, बस वगैरह कोई भी टर्न लेती है, तो आपको एक बाहर की तरफ फोर्स फील होता है। वो फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई किसी को याद है? मैंने वैल्यू भी बताई थी इसकी, पर वो याद नहीं है। वो याद नहीं है, कोई बात नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ, सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो होता है m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। हाँ ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं कि अगर आप लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड से टर्न ले रहे हो किसी रेडियस के कर्व पे, तो पता चल जाएगा कि आपको फोर्स कितना फील होने वाला है। इसका मतलब बेटा एक्सेलरेशन कितना है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल, यही तो एक्सेलरेशन है ना, क्योंकि हाँ m टू a होता है ना। यूजुअली पूछता नहीं है, बट आप समझ सकते हैं कॉमन सेंस से कि v स्क्वायर बाई आर स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सो अगर वो कभी टर्न लेगा तो रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स फील होगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। यूजुअली ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है सेंट्रीफ्यूगल डिटेल में, फार्मूला वगैरह नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया है कि आप लोग थोड़ा सा रेडी रहें आगे। इसे हम डायरेक्टली क्लास 11th में ही सीखेंगे फर्स्ट टाइम कि इसका यूज क्या क्या है, क्या क्या कैसे काम आएगा। बट अभी के लिए आप फॉर्मूला एटलीस्ट याद रख सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अमाउंट कैसे निकालते हैं। mv स्क्वायर बाय रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो आपको देख के रखेगा। डन। तो यहाँ तक था हमारा सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। सूडो सर फोर्स समझ आया ना सबको? अपोजिट टू द फ्रेम लगा देना है बस। हाँ सर क्या आप सबसे नीचे वाली स्लाइड में जा सकते हैं? बिल्कुल, ये लीजिए सेंट्रीफ्यूगल। हाँ इधर ही। सर ये जो एल टाइप का रोड है फिर उसमें रेडियस कैसा रहेगा? वो क्वेश्चन में देगा आपको, ये एकदम ऐसा आपके पाथ पे डिपेंड करेगा। फॉर नाउ लेट्स से उसने इतना छोटा कर्व लिया,
देखो ये कर्व क्या है, इसका रेडियस कम है। अब सोचना एक कर्व जो पर्सन एकदम बाहर से जाएगा, लेट्स से, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड। लेट्स से मैं एकदम ऐसा बाहर की तरफ जाऊंगा अगर, तो रेडियस मेरी कम होगी या ज्यादा होगी? फ्लैटर कर्व है ज्यादा होगी, थोड़ा ज्यादा। बाहर। तो इसका मतलब फोर्स कम होगा। तो इसका मतलब जितनी पास से आप टर्न लोगे, मूवीज में आपने देखा होगा कि जितनी पास टर्न ले लेगा उतना ज्यादा बाहर की तरफ फोर्स लेगा, और अगर वो रिलैक्स होकर दूर से लेगा तो कम फोर्स फील होगा। इसलिए आप देखते हैं कि टर्न में आप हमेशा बाहर की तरफ से टर्न लेते हैं, कभी आप हाँ सर, वो बाइक नहीं। रेसिंग इसमें भी हाँ, बाहर से ही लेते हैं। में भी किसी में भी होगा कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप बाहर से ही लेंगे। अच्छा, हाँ अंदर से यस क्यों सर। नहीं लेंगे? ज्यादा फोर्स की प्रॉब्लम क्या होगी बाइक में? सर ये लगेगा तो हमेशा स्किड, के लिए बाहर ही ढकेल देगा। वही अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो स्किड कर जाएगा। ठीक है, चिड़ करके तो गया। हाँ, तो ये थोड़ा सा सेफ होगा क्योंकि लेस फोर्स होगा। क्यों लेस फोर्स होगा? बिकॉज रेडियस जो है आर वो ज्यादा है। डिनोमिनेटर में है, जैसे वो हाँ, बढ़ेगा फोर्स कम तो होगा, फोर्स कम इनवर्स हो है। जाएगा। बट इस वाले के लिए इसको बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये जो है स्किड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा बिकॉज जो रेडियस है वो लेस है। डन? हाँ ठीक है, चले यार, आज के लिए फिर इतना काफी रखते हैं। यहाँ तक हमारे सारे फोर्सेज हो गए। नेक्स्ट चैप्टर में हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। सो लॉज ऑफ मोशन सर, ऑलमोस्ट इसके हमारा बाद हमारा कौन सा टॉपिक है? यहाँ तक लॉज ऑफ मोशन हमारा हो गया क्या अजित? इस लॉज ऑफ मोशन के बाद हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? लाइट। लॉज ऑफ मोशन, लाइट नहीं, लाइट क्लास 10th में रहता है। 9th में हम स्टार्ट करेंगे हीट। थर्मोडायनामिक्स। पता चलेगा, हीट का एक पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स। हाँ हाँ ठीक ठीक है, है। ओके, ओके एवरीवन, देन बाय बाय बाय। सर। या बाय सर, थैंक यू। सर, अब हमारे जो मीटिंग होंगे वो हमेशा साइन इन के लिए कंपलसरी होंगे जून हाँ, में। एक बार आपने साइन इन करके रखा है तो नेक्स्ट टाइम वो सेम आईडी ले लेगा। हाँ या